नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। स्वागत करती हूं हमारे आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है देश दुनिया। और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अयोध्या में सीएम योगी ने रखी गर्भगृह की पहली शिला, बोले राम मंदिर होगा देश का राष्ट्र मंदिर। अयोध्या में अब राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सरकार ने सभी दुकानों के लाइसेंस किए रद्द। और चलिए अब बात करते हैं देश दुनिया की। सबसे पहले बात नेपाल की। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में जान गंवाने वाले भारतीय परिवारों के 4 लोगों का पोस्टमार्टम और अब अंतिम संस्कार पशुपति मंदिर के निकट ही किया जाएगा। भारतीय कारोबारी महाराष्ट्र के ठाणे निवासी अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पूर्व पत्नी वैभवी बांडेकर त्रिपाठी, उनके बेटे धानुष और बेटी रितिका की रविवार को हुए हादसे में मौत हो गई थी। भारतीय दूतावास के सूत्रों ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिवार के शवों को नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बागमती नदी के किनारे ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुस्तांग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके से विमान का ब्लैक बॉक्स खोज लिया गया है। यहां से विमान में सवार 22वें व्यक्ति का शव भी मिल गया है। सभी शवों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू ले जाया जाएगा, जहां त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पिछले 3 माह से यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी फौज की मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हिमर रॉकेट मुहैया कराने का फैसला किया है। ये रॉकेट लंबी दूरी के अचूक निशाने साधने में सक्षम है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए हाल ही में अमेरिका ने करीब $54 अरब की सहायता मंजूर की है। उधर रूस भी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए है। उससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को $70 करोड़ का हथियार पैकेज देने जा रहा है। इसी के तहत हिमर रॉकेट भी दिए जाएंगे। ये उच्च गति का आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो 80 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन को तबाह कर सकता है। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी हथियारों में गोला बारूद, काउंटर फायर रडार, हवाई निगरानी रडार, अतिरिक्त एंटी टैंक मिसाइल और एंटी आर्मर हथियार शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ऑप-एड के कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण कूटनीति से समाप्त होगा, लेकिन अमेरिका यूक्रेन के लोगों को अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद प्रदान करेगा। इनके दम पर यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर अधिक सटीक रूप से प्रहार करने में सक्षम बनेगा। पाकिस्तान अभी अपनी हरकतों से कभी भी नहीं सुधरा। बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने ऐसा ही नहीं पहली बार किया है कि जब कश्मीर और आर्टिकल 370 का राग गाया हो। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5 से ज्यादा बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं आम लोगों को सरकार की नाकामी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान की कोशिश है कि वो भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। इस बीच अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भारत से व्यापार को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार से दोनों तरफ से फायदा हो सकता है।
शरीफ ने कहा कि हमें ये अच्छी तरह से पता है कि भारत के साथ व्यापार से पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन व्यापार की बात करते हुए पाकिस्तान पीएम ने कश्मीर राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी के बिना व्यापार के रास्ते खुलना संभव नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पहले ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भारत के इस फैसले के बाद पाक को आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अब लगातार कोशिश में जुटा है कि कैसे भारत के साथ हर तरह का व्यापार शुरू किया जाए। इसके लिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुए बैठक में भारत के साथ व्यापार के लिए एक बार फिर ट्रेड मिनिस्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने ये पद खाली कर दिया है। बता दें कि इस समय पाकिस्तान में खाद्य तेलों की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान सरकार ने वनस्पति घी के मूल्य में 208 रुपए प्रति लीटर और खाने के तेल के मूल्य में 213 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। पाकिस्तान सरकार के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने खाने के तेल और वनस्पति घी के दामों में वृद्धि की पुष्टि की है। इन दामों ने वृद्धि की अधिसूचना यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने बुधवार 1 जून को जारी की। अब खाने के तेल के दाम 555 रुपए प्रति लीटर और वनस्पति घी के दाम 605 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में आए डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक इवेंट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद नाराज विवेक ने ट्विटर पर सपोर्ट की अपील की है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने यूनिवर्सिटी पर हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल फिल्म निर्माता ने एक वीडियो में कहा है कि उन्हें यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से 31 मई को एक भाषण देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आखिर समय में उसे कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ईमेल पर दी गई जानकारी में सब कुछ तय था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही ये कहा गया कि गलती से 2 बुकिंग हो गई हैं, इसलिए मैं होस्ट नहीं कर सकता। वहीं विवेक ने कहा कि मुझसे पूछे बिना उन्होंने 1 जुलाई की तारीख दे दी, क्योंकि उस दिन कोई छात्र नहीं होगा और कार्यक्रम करने का मतलब नहीं है। अपने ट्वीट में डायरेक्टर ने लिखा कि हिंदू फोबिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर हिंदू आवाज को दबा दिया है। उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार को बताए जाने से कैंसिल कर दिया, जहां हिंदू स्टूडेंट अल्पसंख्यक है। इस यूनियन का चुना हुआ प्रेसिडेंट एक पाकिस्तानी है। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे इस कठिन लड़ाई में सपोर्ट करें। डायरेक्टर ने कहा कि वो इसके खिलाफ एक केस फाइल करेंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि वो मुझे इस्लामोफोबिया कहते हैं। बता दें कि इससे हजारों कश्मीरी हिंदुओं को मारना हिंदुत्व विरोधी नहीं था, लेकिन सच्चाई पर फिल्म बनाना इस्लामोफोबिया लगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ये अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है।
Hello friends, as you are aware that I am here in Europe on a humanity tour. This tour was decided because a lot of prestigious places invited me like Cambridge University, Oxford University, British Parliament and a lot of places in Germany and Netherlands. But yesterday a very strange thing happened. At Cambridge University, when I reached there at the last minute, I was told that you cannot video record the event. Now, this is 100% curbing of freedom of expression. And this happened because few Pakistani and Kashmiri Muslim students protested against it. These are genocide deniers. They are fascists. Their logic is, perhaps, which they write in social media, because I support a democratically elected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. और अब बात करेंगे है देश की। भारतीय संगीत जगत का एक और सितारा अस्त हो गया है। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके का निधन हो गया। केके महज 53 साल की उम्र में अपने फैंस को रुलाकर दुनिया को अलविदा कह गए। 23 अगस्त 1968 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जन्मे केके का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निधन हो गया। केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। केके ने हिंदी के साथ ही कई अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। केके ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बांग्ला, असमी और गुजराती भाषा की फिल्मों के गीतों को भी अपने स्वरों से सजाया था। दिल्ली में जन्मे केके की कर्मभूमि मुंबई रही। केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। केके ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद केके ने होटल में नौकरी की थी। होटल की नौकरी केके ने 8 महीने बाद ही छोड़ दी। केके ने 1994 में माया नगरी मुंबई का रुख किया। अपने सपने की तलाश में मुंबई पहुंचे केके गायन की दुनिया में एक ब्रेक की तलाश में जुट गए। केके को 1994 में यूटीवी के एक विज्ञापन से ब्रेक मिला और फिर शुरू हो गया कृष्ण कुमार कुन्नत के बॉलीवुड का मशहूर गायक केके बनने का सफर। केके को फिल्म माचिस का गाना छोड़ आए हमसे बॉलीवुड में ब्रेक मिला और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। केके ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपर हिट गाने देते चले गए। बॉलीवुड में आने से पहले केके ने करीब 3500 जिंगल्स गाए। केके के चर्चित गानों की बात करें तो यारो काफी लोकप्रिय रहा। सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना तड़प तड़प के इस दिल से, बचना ये हसीनों का खुदा जाने, काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं काफी लोकप्रिय हुआ। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। शुरुआत पंचायत चुनाव से हो रही है। नेता कार्यकर्ता सब तैयार हो रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने और रणनीति तय करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से मध्य प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। वो आज भोपाल पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम नेताओं ने किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जिसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, जिसको भारतीय जनसंघ का मुकाबला करना है, उसको यहां तक पहुंचने के लिए 4-4 पीढ़ियां खपानी पड़ेगी, तब जाके वो यहां पहुंचेगा। क्या ऐसी थोड़ी ना बने, आप ऐसी थोड़ी ना बने। कोई कहता है मेरे दादा थे जनसंघ में, कोई कहता है मेरे बाबा थे जनसंघ में, मैं तीसरी पीढ़ी हूं, मैं चौथी पीढ़ी हूं। याद करो उनके कारण हम यहां खड़े। याद करो कि विचारधारा की लड़ने के थे।
कमल का निशान हाथ में पकड़े हुए हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि तुमको कमल पकड़ने का मौका मिला है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि भारत विविधता भरा देश है, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि AIMIM यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के पक्ष में नहीं है। ओवैसी जयपुर में AIMIM की राजस्थान यूनिट की लॉन्चिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, हमें उस विविधता को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि AIMIM समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में नहीं है। गोवा जैसे कई स्थानों पर हिंदुओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। क्या भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उन प्रावधानों को हटाने को तैयार है? ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी AIMIM राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या किसके साथ गठबंधन करेगी, इसको लेकर अभी फैसला बाकी है। ओवैसी ने कहा कि हमने आने वाले चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में हमने अपनी पार्टी के राजस्थान यूनिट को लॉन्च किया है। हालांकि हम बाद में ऐलान करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किससे गठबंधन करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सर्वे के वीडियो का जारी करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो सही हो या गलत, लेकिन उन्हें जारी करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का दर्जा तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। पार्टी के संगठन को बनाएंगे भी, मजबूत भी करेंगे और मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊंगा और जहां कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, जिम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊंगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा और जुलाई एंड के बाद जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहाँ पर इसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी इसलिए हमने तय किया कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खां साहब जो मेरे दाईं जानिब बैठे हैं। उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नकवी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। तो ये फैसला अहम फैसला लिया गया है और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। तो ये अहम 4 बातें मुझे आपको बताना था। अगर आप और उधर कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी अफ्रीकी स्वाइन फीवर है। बता दें कि अभी कोरोना गया भी नहीं था कि इसके बाद इस नई बीमारी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF ने मिजोरम में अभी तक हजारों सुअरों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि मिजोरम की सरकार इसे आपदा घोषित करने की तैयारी कर रही है। राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री डॉक्टर के बिछुआ ने एजेंसियों को बताया है कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने इस प्रकोप को राज्य की आपदा घोषित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
इस बीमारी ने मिजोरम के 7 जिलों के 50 से ज्यादा गांवों में मंत्री डॉक्टर बिछुआ ने बताया है कि जल्द ही अफ्रीकी स्वाइन फीवर को आपदा घोषित करने वाली अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य के पशु चिकित्सा विभाग ने 25 मई को सुअरों की मौत के आंकड़े जारी किए हैं। डेटा के मुताबिक पिछले साल मार्च से लेकर 25 मई के पहले तक इस बीमारी के कारण 37,000 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। इससे स्थानीय लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अफ्रीकी स्वाइन फीवर पर जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बीमारी को रोकने के लिए पिछले 1 साल के अंदर 14,174 सुअरों को मारना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल फरवरी से लेकर 25 मई तक करीब 3,890 सुअरों की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल फरवरी से अब तक अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोकने के लिए 3,264 सुअरों को मारना पड़ा। मंत्री डॉक्टर बिछुआ ने बताया है कि बीमारी के चलते जिन सुअरों की मौत हुई है उसके बदले मुआवजे की राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच उत्तराखंड सरकार ने एहतियात बरतते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। संक्रामक अवधि के दौरान किसी रोगी या उनकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क में आने के बाद 21 दिनों तक रोज निगरानी की जानी चाहिए। कई देशों में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशानुसार उत्तराखंड सरकार ने मंकी पॉक्स के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। मंकी पॉक्स एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जो चेचक के समान होता है लेकिन उससे कम गंभीर है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सोविरेट फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन से संबंधित है। 1958 में बंदरों में 2 चेचक जैसी बीमारियों का पता लगा था। उनमें से ही एक मंकी पॉक्स था। और वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में 1 जून को बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो वाले के दाम में 135 रुपए प्रति सिलेंडर घटा दिए गए हैं। वहीं घरेलू एलपीजी के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नए दाम लागू हो गए हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटकर 2,219 रुपए हो गए हैं। इससे पहले ये सिलेंडर 2,354 रुपए में मिल रहा था। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम कोलकाता में 2,454 रुपए की जगह 2,322 रुपए, मुंबई में 2,306 रुपए कम होकर 2,171 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,507 रुपए से कम होकर 2,373 रुपए हो गए हैं। उच्च स्तर पर बरकरार महंगाई के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले पिछले महीने 19 तारीख को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। उस समय 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए बढ़ाए गए थे। ये एक ही महीने के भीतर सिलेंडर के दाम में दूसरी बार बढ़ोतरी थी। मई महीने में इससे पहले भी एक बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि सरकारी तेल कंपनियां 1 जून को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव कर सकती हैं।
जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल के दाम बढ़ रहे थे, माना जा रहा था कि जून की पहली तारीख को ही एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग समेत कुछ अन्य फैक्टर्स क्रूड ऑयल की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके चलते इस साल पूरी दुनिया में डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, रसोई गैस आदि महंगे हुए हैं। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने में 2 बार एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। कंपनियां पहली बार महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों पर गौर करती हैं, दूसरी बार हर महीने के बीच में ये समीक्षा की जाती है। सरकारी तेल कंपनियां ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में इस दौरान हुए बदलाव के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें तय करती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हिंदू युवक रतन सोनी की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मृतक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था, तभी आपसी झगड़े के बाद दूसरे समुदाय के 3-4 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद रतन सोनी की मौत हो गई। इसके बाद हिंदू पक्ष के हजारों लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर रात भर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि घटना कच्ची बस्ती क्षेत्र की है। यहां आपसी झगड़े को लेकर कुछ युवकों ने रतन सोनी पर हमला किया। इसमें रतन सोनी घायल हो गया। इसके बाद उदयपुर अस्पताल ले जाते वक्त उसके रास्ते में ही मौत हो गई। रतन की मौत की खबर सुनते ही हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। इसके बाद हजारों लोगों ने शहर के सुभाष चौराहे पर पूरी रात आरोपियों की निगरानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई है। इसके बाद शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एकत्रित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे से कोतवाली थाने तक जाम लगा दिया था। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। शहर में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रतन सोनी की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई। उधर चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या के मामले में एसपी प्रीति जैन ने बताया है कि मृतक और हमलावर साथ में शराब पी रहे थे। उस दौरान मृतक सोनी और हमलावरों के बीच कहासुनी हुई। रतन ने समुदाय विशेष में से किसी एक को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नाराज होकर सामने वाले 4 लोगों ने रतन के सर पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया है। देश की बढ़ती आबादी के नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात के संकेत दिए हैं। प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून जल्द ही लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिंता न करें, ये भी होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने मजबूत और बड़े निर्णय लिए हैं, बाकी के निर्णय भी लिए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कुछ केंद्रीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन का उदाहरण दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस योजना का 23% लक्ष्य ही पूरा कर पाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह हाल तब है जब इस योजना का राष्ट्रीय औसत 50% के करीब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके प्रबंधन की समस्या है। केंद्रीय मंत्री इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाई। इससे पहले प्रहलाद पटेल ने ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्टेट मैनेजमेंट बरोदा में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। प्रहलाद पटेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 8 सालों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सेवा, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण ही केंद्र सरकार के मूल मंत्र हैं।
दिल्ली में आई आंधी और तेज बारिश के दौरान ऐतिहासिक जामा मस्जिद का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अब इसकी मरम्मत कराने की मांग को लेकर आर्कियोलॉजिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को पत्र लिखा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने ASI से क्षतिग्रस्त गुंबद की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक ASI को लिखे पत्र में इमाम बुखारी ने कहा कि जब मस्जिद का निर्माण हुआ था ये 12 से 15 फीट का गुंबद भी उस समय का है। उन्होंने ASI के महानिदेशक V विद्यावती को लिखे पत्र में ये भी कहा कि तेज आंधी के दौरान गुंबद के कई हिस्सों में टूटन आ गई है। गुंबद के कुछ हिस्से मुख्य गुंबद के नीचे गिर गए, जबकि अभी भी एक भारी भरकम हिस्सा अटका हुआ है जो कभी भी गिर सकता है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वैसे तो कप्तानी छोड़े काफी दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों के बीच उनके लिए दीवानगी अभी देखी जा सकती है। बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 31 मई को दिव्यांग बच्ची लावण्या पलानिया से मुलाकात करने गए थे। साथ ही लावण्या ने MS धोनी को एक खास गिफ्ट भी भेंट किया। MS धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन धोनी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। वैसे तो हर फैन की ख्वाहिश होती है कि वो धोनी से एक बार जरूर मुलाकात करें। ऐसे ही लावण्या पिलानिया भी बचपन से ही महेंद्र सिंह धोनी की फैन रही हैं। लावण्या MS धोनी से मिलने की चाहत रख रही थी, जिसे पूर्व कप्तान ने पूरा किया। लावण्या से मिलने धोनी खुद उसके पास पहुंच गए। धोनी से मुलाकात की तस्वीरें लावण्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। लावण्या ने लिखा है कि उनसे मिलने का एहसास कुछ ऐसा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो दयालु, मधुर और मृदुभाषी इंसान है। जिस तरह से धोनी ने मुझसे मेरे नाम की स्पेलिंग पूछी और उन्होंने मुझसे हाथ हिलाया जब धोनी ने कहा कि रोना नहीं और उन्होंने मेरे आंसू पूछे, तो ये पल मेरे लिए अति आनंद का पल था। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।